बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जब जीबी में इलेक्शन हुआ उसके बाद तो इमरान खान साहब 1-1.5 साल भी नहीं रहे, बहुत थोड़ा सा टाइम उनको मिला वहां पे। उसके बाद एक ऐसा वक्त शुरू हो गया जिसमें कोई काम ही नहीं हो पा रहा था, गई थी, फंड रोक दिए गए थे, वजीर आला को, वहां का जो वजीर आला था खालिद खुर्शीद, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा था। लेकिन जब तक इमरान खान साहब थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला तो उसमें उन्होंने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खुलवाया, उसको अपग्रेड किया। फिर स्कर्दू और गिलगित को सियाहत का मरकज बनाया और सरमायाकारी वहां पे मुतारफ करवाई इमरान खान साहब ने। ये मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं। फिर कहते हैं बिलियन ट्री सुनामी का मरकज और माहौलियात पर वहां बहुत काम किया इमरान खान साहब के दौर में। फिर वहां पे सेहत कार्ड दिया गया जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है इमरान खान साहब की। फिर बादशाह डैम पर तेजी से काम किया गया और लोगों को लैंड सेटलमेंट की अदायगियां भी की गई। और यह काम रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में थे तब तक इमरान खान साहब ने किए। अब उसके बाद से लोग पता कर लेना कि मार्च 2022 के बाद से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या मिला। मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कुछ मिला। हां, उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक कोई तरक्की पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, कोई मंसूबा पाकिस्तान के अंदर नहीं बना। बिल्कुल जीरो कारकर्दगी है इनकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। यही शिकवा जो है वो हमारे जो लोग महरूम हैं, जिन इलाकों में महरूमियां ज्यादा हैं, वहां ये शिकवे ज्यादा किए जाते हैं। जैसे कि आजाद कश्मीर। अब आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन शेड्यूल आ गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का। ये शेड्यूल मैं आपके सामने रख देता हूं और ये मैप भी है मेरे पास। ये नक्शा है पूरे आजाद कश्मीर का, ये ग्रीन कलर का। इसके उस तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है और जहां श्रीनगर लिखा हुआ है वहां मकबूजा कश्मीर है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा आजाद कश्मीर का हमारे पास मौजूद है और एक बारीक पट्टी है ये सिर्फ। तो इतना ही हम ले पाए इतने सालों में। तो अब यहां पे आप नक्शा देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएं तो नीचे भिम्बर है, उसके बाद मीरपुर है, फिर ऊपर कोटली आ जाता है। कोटली के बाद आप मजीद ऊपर जाएं तो रावलाकोट, बाग और फिर मुजफ्फराबाद। तो इसी नक्शे के हिसाब से मैप बनाया गया है अवामी एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, जो 9 जून को होने जा रहा है। उसका शेड्यूल जारी किया गया। 9 जून को भिम्बर और मीरपुर से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। काफिले कोटली पहुंचेंगे और काफी लेट पहुंचेंगे और वहां पे फिर उनका पड़ाव होगा। 10 जून को पूरा कोटली का जो जिला है, मीरपुर डिवीजन, रावलाकोट की तरफ आएंगे। ये सारे नीचे से जो बढ़ते हुए आ रहे हैं ये इकट्ठे होंगे, यहां से मजीद लोग शामिल होंगे और ये रावलाकोट की तरफ आएंगे। फिर पुंछ डिवीजन, हमारे पुंछ डिवीजन के काफिले बाग और हल्का मुजाहिदाबाद को छोड़कर रास्ते में मिलेंगे, यानी वो यहां पे आके शामिल हो जाएंगे। फिर रावलाकोट आमद, यहां पे वो ये बताते हैं, ये सरदार उमर नजीर साहब ने जारी की है ये इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं पूरा पुंछ डिवीजन के तमाम काफिले रावलाकोट पहुंचेंगे और रावलाकोट में ये सारा का सारा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लोग आकर इकट्ठे हो जाएंगे रावलाकोट में और रावलाकोट से मीरपुर डिवीजन, पुंछ डिवीजन, ये सारे इकट्ठे होकर आगे का रुख करेंगे और एक साथ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। बाकी एरिया से जो काफिले हैं वो भी आएंगे। तो ये एक मोटी मोटी हिकमत अमली है जो आजाद कश्मीर में होने जा रही है। और मसला सबसे मेन यही है कि आजाद कश्मीर के लोगों को यह लगता है कि उनका हक मारा जाता है, हर मरतबा उनके ऊपर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत की जाती है। होता यह है कि 12 सीटें आजाद कश्मीर से बाहर पाकिस्तान में रख दी गई हैं। मुहाजिरीन के नाम पे उन सीटों पे इलेक्शन करवाया जाता है और उन सीटों पे अपने मनपसंद कठपुतलियां बिठा दी जाती हैं। उन कठपुतलियों के जरिए से आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाई जाती है। यानी 12 सीटें बाहर से आ जाए ना तो 20% से 25% काम हो जाता है। बाकी अगर आप 75% हार भी जाएं आजाद कश्मीर में तो आप 25% सीटें लेकर भी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं। मोटी मोटी बात यह है। तो बाहर से सीटें ली जाती हैं, अंदर से धांधली की जाती है और 2 नंबरी करके हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस काबिल होती है कि अपनी हुकूमत बना ले। अब आजाद कश्मीर के लोग इस बात से नाराज हैं। वो ये कहते हैं जी अगर आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बननी है और आजाद कश्मीर के हवाले से फैसले होने हैं तो वो फैसले सिर्फ और सिर्फ आजाद कश्मीर के शहरी करेंगे। हां, अगर आपने कोई सिंबॉलिकली कोई सीटें रखनी है तो आप इलेक्शन लड़वाएं, सीटें बनाएं, लेकिन आजाद कश्मीर की हुकूमत बनने में या गिरने में इन बाहर वालों का वोट काउंट नहीं होना चाहिए। देखिए, वो आप मकबूजा कश्मीर के खाते में बना रहे हैं ना,
तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें, वो इंसानी हुकूक के ऊपर बात करें, उनको वजारतें भी इसी नौयत की दी जाएं। लेकिन बाहर से एक बंदा लाकर बिठाया जाता है और वो आज़ाद कश्मीर में पानी के मामलात, बिजली के मामलात पे बैठ जाता है, वो आकर मादनियात के मामलात पे बैठ जाता है, वसाइल के मामलात पे बैठ जाता है, दाखिला और खारजा के मामलात के ऊपर बैठ जाता है। वो बाहर से आया, उसका क्या ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर के साथ? तो ये जोर जबरदस्ती की जाती है जिसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे मेन बात है कि वो कहते हैं इन 12 सीटों को खत्म कर दें, या कम से कम हमें ये कमिटमेंट दें कि ये 12 लोगों का आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने में या गिराने में कोई किरदार नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत का फैसला खुद करेंगे, जैसे जमहूरियत में होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो है वो बजट तैयार हो रहा है और इसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक है। आज मैं बात करता हूं थोड़ा आईटी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। यहां पे भी टैक्सेस लगाने का फैसला किया जा रहा है और इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसके ऊपर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये टैक्स लगाएंगे उसकी आमदन के ऊपर और टैक्स को बहुत बढ़ाएंगे। मुझे पता है इनको ये करना पड़ेगा। साथ ही साथ आईटी के ऊपर ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं। आईटी का शोबा पाकिस्तान का पहले ही जवाल का शिकार है। इंडिया जो है वो सैकड़ों अरब कमाता है, डॉलर्स में बता रहा हूं मैं आपको, वो इतना पैसा कमाता है आईटी के शोबे में, पूरी दुनिया से वो माल लपेट के ले जाता है। पाकिस्तान नहीं कर पाता, बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो अब ये बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगा के पाकिस्तान को इस शोबे में पीछे धकेलने वाले हैं। लेकिन लोग करेंगे क्या? आईटी वाले लड़के आजकल क्या करते हैं, जितने लड़के लड़कियां आईटी में काम कर रहे हैं वो बड़े आराम से पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसे मुल्क में अकाउंट बना लेते हैं जहां पे टैक्सेस कम है। देखें ना, जब आप पाकिस्तान के अंदर बड़े इनसेन किस्म के, अजीबोगरीब, बहुत ह्यूज किस्म के आप टैक्सेस लगा देंगे तो पाकिस्तान में तो नौजवान इस वक्त रहना भी नहीं चाहते। जो आपने पाकिस्तान की हालत कर दी है, अमनो अमान वहां पे नहीं है, सहूलियात वहां पे नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक वहां पे नहीं है। फिर लोगों को आपने डराया और धमकाया हुआ है, एक जेल के अंदर लगभग आपने कन्वर्ट कर दिया एक कंट्री को। तो नौजवान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, उसे घबराहट होती है पाकिस्तान में। तो अब उनके पास बड़ा आसान तरीका यह है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स बन जाते हैं पूरी दुनिया में। आप अमेरिका में बना लें, यूरोप में बना लें, गल्फ में बना लें और बहुत सारे और ऐसे हेवन्स हैं, ऐसी जगह जहां पे नौजवान बड़े आराम से अपने अकाउंट्स बना लेते हैं ऑनलाइन। अब उनकी पेमेंट उन अकाउंटों में आती है बजाय इसके कि वो पेमेंट पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में भी वो काम करते हैं तो वीपीएन लगा के काम करते हैं, यहां तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो जितनी उनकी इनकम होती है बजाय कि वो सारी इनकम पाकिस्तान में आए, वो इनकम ऐसे मुल्कों में जाती है जहां पे टैक्सेस मुनासिब है। अब पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि ज्यादा पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के बैंकों में आएगा, पाकिस्तान में पड़ा रहेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। आप उसके ऊपर टैक्स नहीं भी लेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, कम टैक्स लेंगे फिर भी पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन अगर आप भारी भारी टैक्सेस लेंगे तो यह पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर कहीं रख लेंगे और अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान में मंगा लिया करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? और इसी वजह से हुंडी का कारोबार जो है वो तरक्की पाता है। बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में हुंडियां कर करके मंगाते हैं, वो टैक्स बचाते हैं अपना। तो पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ना कैसे है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सादा सादा आप समझ लें फौजी टाइप का फॉर्मूला है कि जनाब लोगों को दबाओ, लोगों से टैक्सेस निकालो, लोगों को डंडे मारो, लोगों को गोलियां मारो, लोगों को काबू करो, लोगों को बूटों के नीचे दबा के रखो। इससे मुल्क नहीं चलते। मुल्क पॉलिसी के साथ चलते हैं। आप लोगों को सहूलियात देते हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, फिर लोग पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं, अपने मुल्क के अंदर लेकर आते हैं। वो पैसा मुल्क के आगे बढ़ने की वजह बनता है। आप टैक्सेस ले रहे हैं या आप ले रहे हैं उधार, पूरी दुनिया से उधार ले लेकर तबाही फेर दी। बहरहाल जो पैसा आ रहा है उसको भी ऐसा लगता है लात मारने जा रहे हैं। इन्होंने नारे मारे थे नादरीन के बिजली हमने सस्ती कर दी है। आप सुने ना वफाकी वजीर को, जो तवानाई के हैं, जिन्हें आजकल अवार्ड भी मिल रहे हैं, वो दावा करते हैं बार बार जनाब कि हमने बिजली सस्ती कर दी, पिछले साल की निस्बत सस्ती है। लेकिन ये सरकारी आदादोशुमार है, सनाउल्लाह खान साहब ने भी शेयर किए हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो ये जो सरकारी आदादोशुमार हैं ये क्या बता रहे हैं? ये सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले में, मौजूदा साल मई में, यानी 2025 के मई के मुकाबले में 2026 के मई में जो पाकिस्तानियों ने बिजली खरीदी वो 36.47% महंगी हुई है। यानी लगभग पाकिस्तान की बिजली 36-37% के दरमियान महंगी हो गई पिछले मई के मुकाबले में इस मई में। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तानियों को बिजली मादी की निस्बत सस्ती मिली है? लोगों को बेवकूफ समझते हैं।
झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं तो ये फ्रॉड ज्यादा देर तक चलेगा नहीं।